Types of computer. So there are various types of computers available in the market. Basically, if we talk about we categorize the computer on the basis of the performance. That means their computational efficiency is the major criteria for differentiating the different computer systems. So these are some basic types of computers. These are microcomputer. तो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आप घर पे यूज करते हैं नॉर्मली, एक इंडिविजुअल यूजर जो यूज करता है. वर्कस्टेशंस these are also personal computers but with connectivity with others. मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जो साइज में बहुत स्मॉल होते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपके जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर वगैरह, तो जैसे गूगल का सर्वर है, या का है, आपके कॉलेज का भी है. ठीक है, इस तरीके से होता है सुपर कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? वो कंप्यूटर जो हाईली एफिशिएंट होते हैं, जिनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है तो बहुत ज़्यादा हाई होती है. ठीक है, और इनका साइज भी बड़ा होता है. ठीक है, जनरली जैसे आपका वेदर फोरकास्टिंग है, ठीक है, उसमें सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं टू एनालाइज द वेदर एंड ऑल. तो सबसे पहले आप माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो का मतलब कहता है स्मॉल. जो स्मॉल साइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं आपके, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, आपके घर में एक डेस्कटॉप होता है या आपका लैपटॉप होता है, मोबाइल फोन है, ठीक है, वो सब किस में आ जाते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में आ जाते हैं, जिसका साइज स्मॉल होता है लेकिन कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी क्या होती है? हाई होती है. माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं ये सारे. माइक्रो प्रोसेसर मतलब जो चिप, एक सिलिकॉन जो चिप होती है सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर जो बिल्ट होता है प्रोसेसर, तो उसके वो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं अपने प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, ये आपके वर्क स्टेशन होते हैं. वर्क स्टेशन आर जस्ट लाइक आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, बट इनके अंदर क्या होता है? थोड़ी सी रेजोल्यूशन हाई होता है, थोड़े से जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है, स्पीड ऑफ जो एग्जीक्यूशन होती है वो फास्ट होती है, मेमोरी ज़्यादा होती है इनके अंदर. ठीक है, और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी सपोर्ट होती है कि भाई आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं थ्रू ए नेटवर्क, थ्रू ए केबल. ठीक है जी, ताकि एक दूसरे से क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके. तो उनको बोलते हैं वर्क स्टेशन. मिनी कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये स्पेसिफिकली बिल्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर मशीन्स के अंदर. ठीक है, उनको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर्स. यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन्स होती हैं, वो मशीन का कुछ पर्टिकुलर पर्पज होता है, वो मशीन कंप्यूटर के द्वारा क्या होती है? ऑपरेट होती है. ठीक है, वो होते हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स. ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और पावरफुल भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आपके माइक्रो कंप्यूटर्स. तो जनरली इनको हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो यूज़ करती हैं, क्योंकि उनको कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी क्या चाहिए होती है? हाई चाहिए होती है. ठीक है, हम अपने पर्सनल यूज़ में जो काम करते हैं वो बहुत ही नॉर्मल लेवल का होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा हमें कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी की जरूरत नहीं होती. लेकिन ये क्या होते हैं? ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े ज़्यादा इनकी जो एफिशिएंसी होती है, परफॉर्मेंस जो होती है, वो क्या होती है? हाई होती है.
इसलिए हम इनको बिजनेसेस के अंदर यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने हमने बताया कि साइज में बड़े होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, उनकी जो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। दूसरे क्या होता है, दे दे वर्क एज ए सर्वर। सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्वर इज आल्सो ए कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सर्वर जो दूसरे जो यूजर्स हैं वो जो उससे कनेक्टेड होते हैं, उनकी जो क्यूरीज होती हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका सॉल्यूशन भी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर यूजर सर्वर के ऊपर बैठा काम कर रहा है, वो तो कर ही कर सकता है, उसके अलावा जो भी क्लाइंट्स उससे कनेक्टेड है, जो क्लाइंट यूजर्स कनेक्टेड है, जैसे आप गूगल है आपका, गूगल को आप यूज करते हो, आपको कोई भी सर्च, कुछ भी सर्च करना है, कोई क्यूरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप सर्वर के ऊपर क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर उसको एनालाइज करके आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो वो होता है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिनको हम सर्वर कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक पर्टिकुलर सर्वर होता है, वो सब क्या यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है जी, ये आपके होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। दीज आर वेरी लार्ज इन साइज, मतलब आपका एक पूरा रूम जो होता है, उस रूम के जितने बड़े बड़े क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, एक रूम या पूरा एक पूरे हॉल के जितने, दीज आर वेरी लार्ज इन साइज। और जब जाहिर सी बात है साइज ज्यादा है, तो कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी जो होगी कंप्यूटर सिस्टम की, जो उसकी प्रोसेसिंग पावर होगी, वो भी क्या होगी, उसकी हाई होगी। इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है जी। तो अब जैसे आपका एक कैबिनेट की बात कर रहे थे हम लोग, एक कैबिनेट के अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो उसके अंदर फैंस भी लगे होते हैं उसकी कूलिंग के लिए। तो ऐसे ही अगर एक सुपर कंप्यूटर बनाना है, तो एक जो हमें एक कैबिनेट चाहिए, और वो कैबिनेट क्या होता है सुपर कंप्यूटर के लिए, एक पूरा रूम होता है, एक बहुत बड़ा रूम। ठीक है, उस रूम के अंदर कहते हैं, उसको रूम को पूरा वेंटिलेटेड बनाया जाता है, इस एयर कंडीशनड बनाया जाता है, और उसी के अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं पूरे रूम के अंदर। तो वो पूरा एक जो रूम जो होता है वो एक्ट्स एज ए कैबिनेट। ठीक है, ये फिक्स्ड होते हैं, इनको हम, ये मूवेबल नहीं होते, मूवेबल, इनको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट हटा के और अलग अलग से उनको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। पूरे एक सुपर कंप्यूटर को हम डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आपके वेदर फोरकास्टिंग यूज होते हैं, आपके सैटेलाइट्स जो लॉन्च करते हैं हम, उसके अंदर यूज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर यूज होता है। ठीक है, इन सब में आप सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हो, जिनको एक्सट्रीमली हाई कंप्यूटेशनल पावर की जरूरत होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस करने पड़ती हैं। ठीक है, वहाँ पे आप सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर डिजाइन। हार्डवेयर जो डिजाइन है कंप्यूटर सिस्टम का, उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं भाई कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो तीन तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर डिजाइन: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो क्या होते हैं, एनालॉग डेटा के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एनालॉग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस, जिसके अंदर जो सिग्नल्स होंगे कंप्यूटर सिस्टम में, वो कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज के होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर जो डेटा जाएगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस इन नेचर होगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स वैल्यूज, जैसे आपने पढ़ा, आपने जनरली क्या पढ़ा है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर एक लैंग्वेज होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं।
बाइनरी लैंग्वेज बोल देते हैं उसको, जिसके अंदर दो ही वैल्यू होती है, 0 और 1, और उसी के ऊपर कंप्यूटर काम करता है। तो वो 0 और 1 के ऊपर जो कंप्यूटर काम करता है, दैट इज नॉट द एनालॉग कंप्यूटर, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है जी। तो ये एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो एनालॉग डाटा के ऊपर काम करता है, जो वेरिंग डाटा के ऊपर काम करता है। जैसे कि आपका स्पीडोमीटर होता है आपका, आप गाड़ी के अंदर आप एक्सेलरेट करते हो तो उसके अंदर एक क्या होती है, एक ये आपका मीटर होता है जिसके अंदर क्या होती है, एक सुई होती है। ठीक है। ये क्या करती है, ये डेटा, ये जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो अप एंड डाउन, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा क्या करता है, इसके अंदर वेरी करता है, ये कंप्यूट करती है स्पीड को। ठीक है, स्पीड कंप्यूट करती है। जो आपका टेम्परेचर के लिए जो थर्मोमीटर्स यूज करते हैं हम, वो होते हैं। ठीक है। ये सब क्या आते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं, जो क्या करते हैं, कंटिन्यूस डाटा के ऊपर। इसके अंदर कंटिन्यूस का मतलब ये है कि एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम कोई भी वैल्यू हो सकती है उसके अंदर, सिस्टम के अंदर। ठीक है, वो होते हैं ना एनालॉग। दूसरे क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो टुडेज वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली हम अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, सॉरी मोबाइल फोन्स होते हैं। ठीक है, ये सब, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डिजिटल डेटा यूज होता है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, जो बाइनरी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उनको, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। इसके अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो 0 होती है या 1 होती हैं, और उन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही सारे के सारे काम क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, कितना भी बड़े से बड़ा काम हो, छोटे से छोटा काम हो। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, हाईली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे होएगी, आपके लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, पीसीज हैं, और आजकल देखा होगा आपने, आपके गाड़ियों के अंदर भी, जैसे इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, गाड़ियों में भी क्या होने लगे, डिजिटल कंप्यूटर्स आने लगे, वहाँ पे डिस्प्ले आती है। ठीक है, उस डिस्प्ले के अंदर क्या होती है, सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फिर आ जाती है बात जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जनरेशन्स की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जनरली जो अब तक की जो जनरेशन आई है, नाउ इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन भी यूज कर रहे हैं हम, फोर्थ जनरेशन भी यूज कर रहे हैं हम, थर्ड जनरेशन के सिस्टम भी यूज करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, लेकिन अवेलेबल क्या है, सारे हैं हमारे। जो लेटेस्ट जो है वो फिफ्थ जनरेशन तक कंप्यूटर्स गए हुए हैं। ठीक है, तो जनरेशन का मतलब क्या है, जनरेशन का मतलब वही है जो ह्यूमन के कंसेप्ट में अगर हम बात करते हैं जनरेशन, तो जनरेशन का मतलब क्या होता है, एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं बिहेवियर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, उन सारी चीजें को एक कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एक जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके और आपके फादर के बीच में एक जनरेशन गैप हो जाता है, वो जनरेशन गैप का मतलब ये है कि एक आफ्टर ए पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का जो गैप है, और उस गैप के अंदर क्या है, कुछ चेंजेस हैपन हुए हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं जनरेशन्स। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अगर बात करें हम स्पेसिफिकली जनरेशन्स की, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है जी, जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी चेंज होके एक डिवाइस प्रिपेयर हुआ, तो एक नई जनरेशन क्या होगी, इवोल्व हो गई। ठीक है, चाहे वो चेंज आपके हार्डवेयर में हो सकता है, आपके सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, या दोनों चीजों के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या डिफाइन करता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपको पता है फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे 1942 जो 1956 के अंदर तक थे, ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी इसके अंदर, और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज करते थे स्टोरेज के लिए। ठीक है। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स की लाइफ क्या होती थी, बहुत छोटी होती थी, और इनका साइज क्या होता था, बहुत बड़ा होता था, एक्सपेंसिव भी होती थी, और हैंडलिंग भी इनकी क्या होती थी, बहुत ही टिपिकल होती थी। ठीक है, और जनरली इसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, इसके अंदर क्या काम करता था, सिर्फ उसके ऊपर ही काम करते थे हम। आपके जो डायरेक्ट जो डेटा है वो फीड करते थे इसके अंदर, इसके अंदर ABCD ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ न्यूमेरिक पर्पज के लिए ही जनरली ये यूज होती थी। ठीक है, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम क्या करते थे, काम करते थे भाई, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो होते फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, जो लार्ज इन साइज वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। 1940 टू 1956 तक इनकी क्या चली थी,
लाइफ स्पैन चला था। फिर आ गए थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के, कि यूनिवैक था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, एनईएक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ईडीवीएसी था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर। ये सभी के पीछे कैलकुलेटर 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 क्यों लगा हुआ है? कैलकुलेटर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जनरली हम इसको न्यूमेरिक पर्पस के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए ही हम इसको यूज करते थे। ठीक है। और इनका बताया जो जो इसका वेटेड, इनका जो वेट होता था वो अप्रोक्सीमेट, जैसे इसमें एनियक का वेट बताया 30 टन, 30 टन वेट होता था एक कंप्यूटर के अंदर। तो यू कैन इमेजिन, और इनको पावर चाहिए होती 200 किलोवाट। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज्यादा बड़े होते थे, कितने ज्यादा हैवी होते थे ये, और कितने ज्यादा इनके अंदर पावर कंज्यूम होती थी। ठीक है जी। तो ये आपके थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये देखो, ये दिखा रखे मैग्नेटिक ड्रम दिखा रखा है, ये आपकी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी इस तरह की। ठीक है। ये आपके पंच कार्ड्स होते थे जिसके ऊपर हम कंप्यूटेशंस करते थे। ये आपका मैग्नेटिक ड्रम होता था, ये पंच कार्ड, ये पेपर टेप होती थी। ठीक है। इनके थ्रू हम क्या करते थे, यूज करते थे सिस्टम्स को। यानी सब पूरा मैकेनिकल सिस्टम होता था इसके अंदर। कंप्यूटर जैसे जो आज के दिन हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता था उसके अंदर। इतने बड़े बड़े होते थे, ये देख सकते हो आप, एक पूरे रूम के अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम सिचुएटेड है, प्लेस्ड है। ठीक है। और बहुत ही मिनिएचर फंक्शनिंग के लिए यूज होता है, बहुत ही छोटे मोटे काम करते थे। फिर आगे आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो 1956 से 1963 के अंदर क्या थे, चले थे। इनके अंदर क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह यहाँ पे किसने ले ली थी, ट्रांजिस्टर्स ने। ठीक है जी। तो हार्डवेयर के अंदर चेंजेस होगी, जो वैक्यूम ट्यूब्स जो बहुत बड़ी होती थी, बहुत कॉस्टली होती थी, बहुत भारी होती थी, उसके जगह हम अब क्या यूज करने लगे, ट्रांजिस्टर्स यूज करने लगे। ठीक है जी। जो ये ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं ये। ठीक है। बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू आपके वैक्यूम ट्यूब से, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसके अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत कम होती थी। ठीक है। एनर्जी भी बहुत कम यूज होती थी, यानी पावर जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं वो भी बहुत कम यूज होती थी। और साइज भी रिड्यूस हो गया इससे, एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इनका साइज क्या हो गया, पहले से ज्यादा रिड्यूस हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क जो थी वो हम यूज करते थे डेटा स्टोरेज के लिए एज ए मेमोरी। ठीक है। और इसके अंदर कुछ लैंग्वेजेस भी यूज करने लगे थे हम, हाई लेवल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कोबोल है, फोर्ट्रन है। ठीक है। कोबोल का मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो जनरली बिजनेसेस के अंदर, फाइनेंस के अंदर यूज होती थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। दूसरी थी फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि जो मैथमेटिकली जो फॉर्मूलेज जो यूज होते थे उनके लिए हम स्पेसिफिकली यूज करते थे फोर्ट्रान को, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के लिए। ठीक है। ये आपके सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे। ये इस तरह के आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और ये इतना इनका साइज होता था, यानी कि जो पहले जो एक पूरे रूम जितने बड़े साइज के होते थे, वो कंप्यूटर अब कितने हो गए, एक अलमीरा के जितने साइज के लगभग होने लगे, एक अलमीरा या दो अलमीरा के जितना एक साइज उनका हो गया, बाय द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। फिर आते हैं आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो 1964 के अंदर स्टार्ट हुए थे, 1971 तक चले थे। ठीक है। आज भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। इसके अंदर क्या यूज हो गया, आपके ट्रांजिस्टर्स की जगह रिप्लेस कर दिए क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। ठीक है। ये एक चिप टाइप में होते हैं आपके, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इसके ऊपर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। जैसे आपने कहीं इनमें देखा होगा, रेडियो टीवी के अंदर भी ये चिप्स लगे थे। आपका जो मदरबोर्ड होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, आपने वो देखा था। वो मदरबोर्ड क्या होता है, वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, सिलिकॉन से। ठीक है। उस सिलिकॉन से बना हो, उसी के अंदर क्या होता है, उसके सारी जो डायरेक्ट आपको वायरिंग्स यूज नहीं करनी पड़ती, आप उसी के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड जो वायरिंग है वो यूज करते हो आप उसके अंदर, यानी उस प्लेट के अंदर ही सारी चीजें होती हैं आपकी। ठीक है।
उसके अंदर तो क्या हो गया, इसके अंदर आपके जो उस प्लेट के साथ में जो आपका जो सर्किट है, उस सर्किट के साथ में आप ट्रांजिस्टर्स यूज करते हो, ठीक है, और डिफरेंट मिनी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, और डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स है वो यूज करके आप उसको क्या बनाते हो, उसकी स्पीड को इम्प्रूव करते हो, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये क्या थे, ये एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स उनसे ज्यादा, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थे साइज़ में, और चीपर भी थे, सस्ते भी थे एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वन्स, ठीक है? दूसरा, इनका साइज़ भी बहुत छोटा था, ये पावर भी बहुत कम यूज़ करते थे, इनकी प्रोसेसिंग एफिशिएंसी थी वो भी बढ़िया थी। अब यहाँ पे क्या होने लग गया, जब वहाँ पे आप पंच कार्ड्स यूज़ करते थे इनपुट के लिए, ठीक है? यहाँ पे आप अब आपने मॉनिटर और कीबोर्ड्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, इनपुट-आउटपुट के लिए, ठीक है जी? और क्या आने लग गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, आपको पूरे उस कंप्यूटर सिस्टम को रन करवाता है, ठीक है? तो वो भी यूज़ होने लग गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। ये इस तरह के इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो आपने जनरली देखा भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी, ठीक है? जिसके ऊपर सारी प्रोसेसिंग बिल्ट होती है, सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके ऊपर फिक्स होते हैं, और इसके थ्रू क्या क्या होता है, काम होता है सारा सिस्टम में। प्लस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ये 1971 से आज तक चलती जा रही है, ठीक है? इसके अंदर होते तो वही इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। अब यहाँ पे क्या यूज होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि उनका साइज क्या हो गया, और ज्यादा रिड्यूस हो गया। कहने का मतलब ये है कि उस एक पर्टिकुलर चिप के ऊपर, जहाँ पे पहले मान लो 50 कंपोनेंट्स हम कनेक्ट कर सकते थे, तो वहां पे अब वीएलएसआई टेक्नोलॉजी को यूज करके वहां पे 5,000 से 10,000 कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, एलिमेंट्स हैं, वो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो और इन्हीं जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही हम जो ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर बनाने में कैपेबल हुए हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स जो हमने अभी पढ़े थे, वो बन के आए, जो फोर्थ जनरेशन के अंदर आते हैं, ठीक है जी। इसको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। इनके इन्हीं से जो आपके वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की वजह से ही पर्सनल कंप्यूटर्स आपके डेवलप हुए, हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करने लग गए यहाँ पे हम, जो आपके सी है, सी प्लस प्लस है, और डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो सब यूज होती हैं। नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, वो भी इसके अंदर आ गया, कि आप एक दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, उसके डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, साइज भी रिड्यूस हो गया, पावर भी बहुत कम यूज होती है इसके अंदर, ठीक है, तो इस चीप भी होते हैं, ठीक है, और हाईली रिलायबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आ गया, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है। ये आपके जनरली जो आज के दिन आप यूज करते हो, मोबाइल फोन्स, ये सब फोर्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। फिर आ जाती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1980 के अंदर स्टार्ट हो गए थे, उनके उनके जो उनका जो इरा था, उनका जो टाइम ड्यूरेशन थी, वो 1980 से आज तक वो चलते आ रहे हैं। उनके अंदर नए नए चेंजेस होने लग रहे हैं, नई नई फीचर्स आने लग रही हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि वीएलएसआई टेक्नोलॉजी जो यूज करते थे हम फोर्थ जनरेशन के अंदर, उसकी जगह अब क्या आगे, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है जी। यानी कि जहाँ पे हम 5 से 10 हजार एलिमेंट्स कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते थे एक चिप के ऊपर, वहीं यूएलएसआई टेक्नोलॉजी को यूज करके आप मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि 10 मिलियन कंपोनेंट्स अप्रोक्सीमेट आप कनेक्ट कर सकते हो एक सिंगल चिप के ऊपर, ठीक है जी। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज्यादा हाई कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी वो इंक्रीज होगी, एक छोटी सी चिप के ऊपर ही आप 10 मिलियन कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट आ गया, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है कि जो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है, उसको आप अगर मशीन के अंदर फीड करते हो सेम पैटर्न, और मशीन उस जिस तरह से ह्यूमन रिएक्ट करता है उस तरीके से रिएक्ट करती है, तो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे आपके रोबोट्स होते हैं, आपने देखा होगा रोबोट्स क्या होते हैं, उनके अंदर उनको बना दिया पूरा, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड कर दी उनके अंदर, ठीक है। यानी कि जिस तरह से ह्यूमन अपने आप काम करता है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अगर एक स्वस्थ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो।
वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मशीन्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये रोबोट्स जो होते हैं, दीज आर जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ही तो है ये, बस इनका शेप डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, आपका जो एक पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप होता है उसकी अलग स्ट्रक्चर है, आपके रोबोट्स होते हैं उनको अलग स्ट्रक्चर है, ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं, ताकि वो मूव भी कर सकें, वो कंप्यूटेशनल का वर्क भी कर सकें, और अदर पर्पजेज जो हम चाहते हैं उनसे करवाना, वो कर सकें। ठीक है, तो वो होते हैं रोबोटिक्स। दैट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू बिल्ड द ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू मशीन्स, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसके अंदर वॉइस रिकॉग्निशन आगे, जैसे हम आवाज सुनते हैं, दूसरे को बोलते हैं, उसको समझ में आती है, वैसे ही हमने वॉइस रिकॉग्निशन फीचर भी उसके अंदर यूज कर दी मशीन के अंदर, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके थ्रू वॉइस ऑल्सो। ह्यूमन जो बात कर बोले उसको भी मशीन अंडरस्टैंड कर ले, और मशीन बोल के बता भी सके। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सारी मूवीज भी आई हुई है स्पेसिफिकली हॉलीवुड की, या बॉलीवुड में भी, जो रोबोट मूवी आई थी आई थिंक रजनीकांत की, उसका रोबोट सेकंड वर्जन भी आ चुका है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, दे आर द रोबोट्स मशीन्स, जो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे से बातें करते हैं, और सारे फंक्शनिंग भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज आर मच फास्टर, बहुत ही ज्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, और हाई एफिशिएंसी होती है, हाईली रिलायबल होते हैं। ये दैट इज द फिफ्थ जनरेशन। ये होते हैं आपके, जैसे ये रोबोट दिखाया हुआ है, ये आपका ये कोई कियोस्क है, जो कंप्यूटर सिस्टम जो आपको बिल्ट होता है, आपके इंटरेस्ट को सेव करता है। So this is all about the generations of computers. So we have studied about types of computer on the basis of their computational efficiency. We have discussed types of computer on the basis of their hardware design. And we have studied the generations of computers from first generation to fifth generation, their technological aspects, their size aspects, their processing capabilities, their storage, and their other features. This is all about the generations of computers. Thank you. If you have any doubts, so you can ask. Yes, anyone? Okay, thank you.